हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे प्रसव पूर्व की तैयारी तथा शिशु के आगमन की तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन फॉर कन्फाइनमेंट एंड फॉर द अराइवल ऑफ द बेबी। तो हम इसके बारे में जो पूरा 9 महीने का समय निकल जाने के बाद जो डिलीवरी का समय आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। खुशी के साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा गंभीरतापूर्वक ध्यान रखने की ज़रूरत वाला समय होता है। तो हमने पिछले लेक्चर में प्रसव के बारे में पढ़ा था कि प्रसव क्या है और किन किन चरणों में होता है। तो इस तरह से अब आपको पता चल गया है कि प्रसव किस तरह से होता है, 3 स्टेजेस कौन सी है, कब कब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी में ये चीज़ें होती है। अगर कुछ भी एबनॉर्मल दिखाई दे तो अपने को पता चल जाना चाहिए कि ये एबनॉर्मल है और तुरंत ही चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। अब हम आते हैं सेकेंड लेक्चर पे, जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे प्रसव के प्रकार। ठीक है, प्रसव के 3 प्रकार हैं। सामान्यतः प्रसव 3 प्रकार का होता है। सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी, दूसरा है उपकरण की सहायता से यानी फोर्सेप डिलीवरी। फोर्सेप एक उपकरण है जिसकी सहायता ली जाती है, और तीसरा है शल्य क्रिया द्वारा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हैं। ज़्यादातर हम नॉर्मल डिलीवरी और सीजेरियन डिलीवरी के बारे में पढ़ते हैं, और फोर्सेप डिलीवरी को ज़्यादा लोग नहीं जानते और इसके बारे में जान पाते हैं। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सामान्य प्रसव क्या है कि जिन महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होता है, हाइट वगैरह ठीक होती है, हेल्थ अच्छी होती है, हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होता है, और वो घरेलू कामकाज करके और अपनी बॉडी को फिट बनाए रखती हैं, शरीर को चुस्त और गतिशील रखती हैं, वर्किंग होती हैं, वर्किंग कंडीशन में ही वो कंसीव करती है और पूरी गर्भावस्था में एक्टिव रहती हैं, ऐसी महिलाओं को शिशु जन्म देने में जनरली कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते कि कभी नहीं होगी, लेकिन जनरली कोई कठिनाई नहीं होती है। सामान्य प्रसव में शिशु का सिर नीचे की ओर आ जाता है और गर्भाशय का संकुचन भी पर्याप्त होता है। साथ ही योनि, ग्रीवा आदि विस्तारित हो जाते हैं और शिशु जन्म जो है सरलता से हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समय लगता है ज़्यादा और पूरी तरह से खुल नहीं पा रही है। जैसे नाभि रज्जु है वो शिशु के चारों तरफ लिपट गई है, तो खिंचाव हो रहा है जिसके बच्चा नहीं आ रहा है, या अपरा वहाँ से निकल नहीं पा रही है गर्भाशय से। तो क्योंकि जॉइनिंग वहाँ से हो रखी है, तो जब तक वो वहाँ से लूज़ नहीं होगी, झटका लगने के बावजूद भी लूज़ नहीं हो रही है, तो बच्चा उसमें नहीं निकल पाता और बहुत ज़्यादा समय लगने पर स्वेलिंग हो जाती है, मदर बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे समय पर फोर्सेप की सहायता से सर्विकल में थोड़ा सा चौड़ा करते हैं और उसको जगह देते हैं, थोड़ा लूज़ करते हैं, जिससे कि जो बच्चा है वो आसानी से निकल पाए। बच्चे के सिर के ऊपर क्लैंप लगा करके और उसको भी खींच करके भी निकाला जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम खींच के बाहर निकाल लेंगे, लेकिन उसको हेल्प मिल जाती है थोड़ा सा पोजीशन लेने में, और इजी हो जाता है। कई बार सक्शन से भी होता है। तो ये अलग अलग इक्विपमेंट अगर कोई यूज़ करते हैं तो उसको हम फोर्सेप डिलीवरी या उपकरण की सहायता से डिलीवरी कहते हैं। फिर आता है शल्य क्रिया द्वारा यानी कि सीजरियन डिलीवरी। इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना है, होता है आजकल, बहुत ही होने लगा। तो ऐसा कब होता है? जनरली तब होता है जब शिशु की स्थिति बैठी हुई स्थिति में हो, यानी कि सिर ऊपर की ओर है, या फिर लेटी हुई स्थिति में यानी कि आड़ी अवस्था में। तो जो सर्विक्स में सिर बैठना चाहिए वो नहीं जाता है और उसकी जगह पैर आ रहे हैं, या फिर वो आड़ा है तो बिल्कुल ही डिलीवरी नहीं हो पा रही है, लेकिन पेन्स आ रहे हैं। तो क्या होता है कि मदर को नुकसान हो सकता है बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते इसमें, एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद। तो फिर शल्य क्रिया करके और स्वस्थ शिशु का जन्म करवाया जाता है। कभी कभी जुड़वा होने पर, अधिक शिशु एक साथ होने पर, या फिर गर्भवती महिला का जैसे ब्लड प्रेशर या ट्यूमर या ऐसी कोई भी गंभीर रोग से पीड़ित होने पर महिला और शिशु की रक्षा करने के लिए भी शल्य क्रिया की जाती है। तो ऐसे समय में भी ऑपरेट किया जाता है और ब्रीच करके और कट करके और फिर बेबी को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि 3 तरह से हो सकता है। अब हम आते हैं असामान्य प्रसव पे। असामान्य प्रसव क्या है? गर्भवती महिला के किसी रोग से पीड़ित होने की दशा को असामान्य प्रसव कहा जाता है, और यह दशा योनि में विकार होने से, रोग होने पर,
कैंसर होने पर, ट्यूमर होने पर या हृदय रोग होने पर या और भी कोई रोग होता है ऐसा जो कि इफ़ेक्ट कर रहा है प्रेगनेंसी को, तो ऐसे समय में यह उपस्थित होता है। एड्स वगैरह होती है तब भी ऐसा होता है। तो शिशु में जब ऐसा कोई विकार उत्पन्न होता है या फिर शिशु का सिर फंस जाता है, नहीं निकल रहा है, या फिर गर्दन में घुमाव आने पर, या कभी-कभी गर्भाशय के अतिरिक्त अंडवाहिनी, जो 2 अंडवाहिनियाँ होती है, तो गर्भाशय के अलावा अंडवाहिनी में अगर गर्भ स्थापित हो जाती है, तो ऐसी दशा में भी असामान्य प्रसव कहा जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अंडवाहिनी में कंसीव हो जाता है, फीटस बन जाता है, लेकिन उसकी फिक्सिंग जो है, उसकी स्थापना जो है वो गर्भ के अंदर आने पर ही होती है, वो ट्रैवल करता है और वहाँ पर होती है। कभी-कभी स्पीड स्लो होने पर, क्योंकि उसका तो टाइम है फिक्स, तो स्पीड अगर स्लो है तो वहीं पर ही फिक्स भी हो सकता है। टच अगर हो जाता है अंडवाहिनी में तो हो सकता है कभी-कभी गर्भ वहीं स्थापना हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर देर कर दी जाए तो अंडवाहिनी फट सकती है, डेथ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में 2-3 डॉक्टर विशेष परिस्थिति में ऑपरेशन कर प्रसव कराते हैं। इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिससे कि माँ और शिशु का स्वास्थ्य उत्तम रहे। फिर आता है शिशु का आगमन, यानी कि बच्चा जो है उसके लिए क्या क्या कैसे होता है। ये अभी तक आपने मदर के बारे में पढ़ा, अब आप बच्चे के बारे में देखें कि एक नया जीव है जो उत्पन्न हो रहा है, तो कैसा वो दिखता है और किस तरह से वो उसके हाव भाव होते हैं वो हम देखें। ये जन्म के बाद जो शिशु है वो हाथ पैर हिलाने लगता है और पहला श्वास वो रोने के साथ में करता है। पहली सांस ही तभी आती है जब वो रोता है ज़ोर से। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे के नाक में वैक्स जम गया है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो और न ही रोता है वो। जब रोता नहीं है तो चिंता का विषय हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि शिशु को उल्टा करके और श्वास नलिका में भरे हुए द्रव को निकाला जाता है, जिससे वो नियमित सांस लेने लगता है और शिशु को अच्छी तरह से पोंछ के और गर्म वस्त्रों में लपेट दिया जाता है। शिशु का वजन, लंबाई और स्वास्थ्य रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली जाती है। सब नोटिंग कर लेते हैं कि उसका वजन कितना है, लंबाई कितनी है, उसको सुनाई देता है कि नहीं, उसको दिखाई देता है कि नहीं, वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, वो उसका ये सब चीज़ें चेक कर ली जाती है और लिख लिया जाता है कि वो नॉर्मल है, यानी ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ। 24 घंटे के बाद जो नाभि रज्जी है, उसका जो कटा हुआ भाग है उसको पुनः खोलकर बांधा जाता है और उस पर मलहम लगाया जाता है। जिस समय जन्म होता है उस समय भी नाभि रज्जू क्योंकि काट के निकाली जाती है, तो उस भाग को काट के और फिर फोल्ड करके और उसके ऊपर रबर बैंड बांधा जाता है, या फिर आजकल तो रबर बैंड ही बांधा जाता है, नहीं पहले डोरा बांधते थे। और फिर 24 घंटे के बाद उसको खोल करके और फिर से उसको चेक किया जाता है, कोई उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, साफ़ किया जाता है और फिर वापस उस पर मलहम लगाया जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह का वाउंड है, बॉडी का पार्ट है बच्चे का, तो उसके ऊपर मलहम लगा के पाउडर छिड़क के छोड़ा जाता है। शुरू के 4 दिनों में शिशु का वजन जो है 5 से 10 औंस कम हो जाता है। हमने देखा होगा कि बच्चे का वेट पहले मान लो 3 किलो था तो फिर वो 250 ग्राम कम हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि उसमें से जो पानी है वो निकलता है उसका, जो इसलिए उसका जो वज़न है वो कम हो जाता है। जो टॉयलेट वगैरह करता है तो वज़न उसका कम होता है। इस कारण से शिशु को तरल पदार्थ अधिक दिया जाता है, ज़्यादा उसको फीडिंग हर थोड़ी देर में करनी होती है, जिससे कि निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। चौथे दिन से वज़न में फिर से वृद्धि स्टार्ट होती है और प्रत्येक सप्ताह 4 से 7 औंस यानी कि 250 से 400 ग्राम तक वज़न बढ़ता है। अब शुरू में यानी कि प्रथम 2 दिनों में शिशु का मल का रंग जो है गहरे हरे रंग का होता है, चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जिसे म्यूकोनियम कहा जाता है। और जैसे-जैसे वो दूध पीता जाता है वैसे-वैसे मल का जो रंग है वो धीरे-धीरे पीला और हल्का होता जाता है। और क्योंकि वो बिल्कुल ही छोटा बच्चा है तो उसके अंदर तापमान के नियंत्रण की क्षमता विकसित नहीं होती है, टेम्परेचर भी उसका हायर होता है और ब्लड प्रेशर और जो पल्स है उसकी भी गति तेज़ होती है। तो इसलिए वस्त्रों के द्वारा शारीरिक तापमान बना के रखा जाता है। वो हमारी तरह नहीं है कि हवा में रहने से हमें अच्छा लग रहा है तो नहीं, उस हमको जो पंखा अच्छा लग रहा है हो सकता है उस पंखे में उसको ठंड लग जाए, तो इसलिए तापमान उसका बना के रखा जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर सर्दी है तो उसके कपड़े लपेट के रखना ज़रूरी है। कई अस्पतालों में नवजात शिशु को संरक्षण देने के लिए नर्सरी की व्यवस्था होती है और इनमें इनक्यूबेटर होते हैं। जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उनमें आप देखिएगा कि इनक्यूबेटर होते हैं,
क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर, लैंप से लगे हुए रहते हैं जिससे कि उसको गर्मी दी जाती है और वो पूरे कमरे का तापमान नियंत्रित करते हैं। अंदर हर कोई आ नहीं सकता है, उसमें केवल नर्स या डॉक्टर आते हैं और जो कि गाउन पहन करके और जो स्टरलाइज्ड चप्पल पहन कर ही अंदर आ सकते हैं। उसमें अति आधुनिक उपकरण लगे हुए रहते हैं और शिशु के स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह दी जाती है, जैसा भी बच्चे की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के प्रसव हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि शिशु का आगमन किस तरह से होता है और उसके लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपने एक पॉइंट इसका कर लिया कि बच्चे के लिए तैयारी किस प्रकार से की जानी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रसव के समय के लिए आवश्यक तैयारी क्या क्या की जानी चाहिए, मदर के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कमरे की क्या व्यवस्था करनी चाहिए, ये सब आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप ये इसको अच्छे से पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और जब मैं लास्ट में आपको तीसरे लेक्चर के बाद में क्वेश्चंस दूंगी आपको, तो उसके लिए तैयारी करें, फिर आपको पेपर करके दिखाना मुझे। ओके, थैंक यू।